नमस्कार मित्रों, हम लोग आ चुके हैं अपना एक और नया चैप्टर लेके जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो हम लोग अगर अपनी डेली लाइफ की बात करें तो हम लोग बहुत ऊपर से नीचे से आगे से पीछे सब जगह से घिरे होते हैं इंडस्ट्रीज से। जैसे कि हम लोग बात करें हमारे घर के लेकर सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक सब कहाँ बनता है, इंडस्ट्रीज के अंदर बनता है। तो भैया, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आज हम लोग उन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है उनको समझते हैं। तो किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो बैकबोन की तरह काम करती हैं, क्योंकि ये क्या कराती हैं। तो पहले जॉब प्रोवाइड कराती हैं, दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास गुड्स प्रोवाइड कराती हैं, यानी कि हम लोग दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहने देती हैं। तो जो हमारे देश का पैसा होता है देश के अंदर रहता है, और दूसरा जो गवर्नमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो कि जॉब्स होती हैं गवर्नमेंट के मतलब लोगों को दे पाना, तो वो बहुत भारी मात्रा में ये प्रोवाइड करा देता है। तो अब 2 काम तो हमारा ये मेन काम करा ही देते हैं, तो इसलिए इन्हें पढ़ पाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, पढ़ लेना, ठीक है। अब इसकी डेफिनिशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो डेफिनिशन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। तो हम लोग क्या करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जो गुड्स हैं उनको बहुत लार्ज क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं? आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी कि प्रोसेसिंग करने के बाद किसको? रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के बाद लार्ज क्वांटिटी में गुड्स बनाते हैं, यानी कि सामान बनाते हैं जो कि मोर वैल्यूएबल होते हैं, ठीक है। ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल अगर मान चलिए कि अगर कोई 10 रुपए का बेच रहा, तो उसे मोर वैल्यूएबल बना के हम उसे 100 रुपए का या 1000 रुपए का बना के बेचेंगे। तो भैया इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी सामान को बनाते हैं लार्ज क्वांटिटी में, किसी भी रॉ मटेरियल से, जिससे कि उसका उसका उससे वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन के निकल सके। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं ये सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। तो हम लोग पहले ही अपने इकोनॉमी के पार्ट के अंदर पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे पास 3 सेक्टर्स होते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी के अंदर वो इंडस्ट्रीज आती हैं, फिर वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि हम लोग बात करें डायरेक्टली लिंक होती है नेचर के साथ में। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं कि जो रॉ मटेरियल होता है, उसे ट्रांसफॉर्म कर देती है किसमें? एक हम लोग बात करें गुड में, एक अच्छे गुड में, जिसको हम लोग बात करें मार्केट के अंदर सेल किया जा सकता है, ठीक है। ये समझ में आया? अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में आता है। और जो हम लोग बात करें इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है कंट्री की, वो देखी जाती है कि उस देश के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उनकी डेवलपमेंट कैसी है, अच्छी है, खराब है, या फिर काम चला हुआ है। तो अगर ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं और अच्छी पावरफुल इंडस्ट्रीज है, जैसे हम लोग मान के चलते हैं, अभी जैसे अमेरिका का आईफोन हुआ, एप्पल हुआ, ठीक है, जैसे उनका माइक्रोसॉफ्ट हुआ, तो अब ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है पूरी दुनिया में। तो हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि इनकी जो इकोनॉमी होगी बहुत पावरफुल होगी, क्योंकि इनकी जो कंपनीज हैं वो ग्लोबल लेवल पर अंधा पैसा कमा रही है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या होती है इंडस्ट्रीज की, यानी कि क्यों जरूरी होती है इंडस्ट्रीज हमारे लिए। वो बात कर उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। समझते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, तो भैया हम लोग बात करें, किसी भी कंट्री का एक बैकबोन होता है जो कि डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में, ठीक है। और हम लोग बात करें जो डेवलपमेंट होती है ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी होती है क्योंकि ये करती है, जो एग्रीकल्चर होता है उसे मॉडर्नाइजिंग करती है। क्योंकि हम लोग बात करें, ये लोग जो इंडस्ट्रीज वाले होते हैं, तो ये लोग जो गरीब किसान है या फिर जो किसान है, तो उन्हें पेस्टिसाइड हुआ या फिर ट्रैक्टर हुआ, पाइप्स हुए, तो ये प्रोवाइड कराते हैं। ये लोग बनाते हैं ना, तो उन्हें प्रोवाइड करा देते हैं। ये लोग उनका रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं और बदले में उन्हें जो उनके रिगार्डिंग जो उनके मतलब सामान लगता है, तो वो उन्हें प्रोवाइड करा के दे देते हैं, ठीक है। विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ अवर इकोनॉमी, यानी कि ये एक तरीके से हमारी इकोनॉमी को बैकबोन देने की तैयारी करते हैं, मतलब बनाते हैं। ऑल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंसी ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर। तो जैसे कि हम लोग बात करें कि हम लोग पहली बात की थी कि बहुत सारे लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो जब एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो भैया अब ये क्या करता है? जॉब प्रोवाइड करता है, क्योंकि भैया मिल के अंदर या फिर हम लोग बात करें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर लोगों की जरूरत पड़ती है, लेबर की, स्किल लेबर, अनस्किल लेबर, सबकी जरूरत पड़ती है। तो एक तरीके से ये क्या करता है? जॉब प्रोवाइड करवाता है। तो एक गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव होता है या फिर काम होता है जॉब प्रोवाइड करा देना। तो वो ये डायरेक्टली करा रहा है, तो भैया गवर्नमेंट भी इसका ध्यान रखेगी, ठीक है। तो जो डिपेंडेंसी होती है एग्रीकल्चर इनके ऊपर, वो कम कर देता है, ठीक है। तो क्योंकि ये जॉब प्रोवाइड करता है, ठीक है, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। और ये हम लोग बात करें जो इरेडिकेशन है अनएम्प्लॉयमेंट का और पॉवर्टी का, यानी कि जो बेरोजगारी है देश के अंदर और जो गरीबी है उसको हटाने में कंट्री में हेल्प करता है ये, ठीक है।
जो एक्सपोर्ट होते हैं मैन्युफैक्चरिंग गुड, तो भैया उससे फॉरेन एक्सचेंज होता है। तो भैया नॉर्मली हम लोग बात करें कि क्या होता है कि जैसे विदेशी कंपनी हमारे देश के अंदर आ रही है, आईफोन आ रहा, एप्पल हम लोग खरीद रहे हैं, तो अब हम लोग बात करें जब खरीद रहे हैं तो अब ये इसका जो पैसा है वो किसके पास जाएगा, इसके मालिक के पास जाएगा। तो भैया इसका मालिक हमारे देश का तो नेशनल है नहीं है, तो इसका जो पैसा है वो हमारे देश की तरक्की में लगने वाला नहीं है। तो भैया इसलिए हम लोग बात करें कि जो फॉरेन एक्सचेंज, अगर हमारी कंट्री का कोई सामान विदेशी देश में मिल रहा है तो फिर हमें फायदा होगा ना, क्योंकि पैसा हमारे पास घूम के आएगा। समझ में आया? तो ये चीज होती है, ठीक है। और ये हेल्प करता है जो रॉ मटेरियल होता है उसको हम लोग बात करें वाइड वैरायटी फर्निश्ड गुड में या फिर हायर वैल्यू गुड में चेंज करके दे देता है हमें, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं जय और वीरू की जोड़ी के बारे में। तो जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज होती हैं ये भाई भाई की तरह वर्क करती हैं और बहुत ज्यादा एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें एग्रीकल्चर के लिए हमें क्या चाहिए पड़ता है, टूल चाहिए पड़ते हैं करने के लिए। तो इंडस्ट्रीज अगर टूल्स बनाएंगे नहीं तो एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग बात करें, अगर इन्हें कोई सामान बनाना है तो रॉ मटेरियल तो हम लोग बात करें एग्रीकल्चर से ही मिल रहा ना, जाते जाते सामान हमें। तो ये दोनों में बिछड़े हुए भाई हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज हैं ये डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा। जो इंडस्ट्रीज हैं वो मेजर बूस्ट देती हैं एग्रीकल्चर को, क्या उनकी जो हम लोग बात करें प्रोवाइडिंग करती है, उन्हें टूल्स देती है, जैसे कि हम लोग बात करें प्रोडक्ट जैसे कि फर्टिलाइजर हुआ, ठीक है। और जो इंडस्ट्रीज होती हैं और वो भी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के लिए, किसके लिए, रॉ मटेरियल के लिए। और इन्हें क्या करती है, वो इन्हें अपने सामान बेचती है, जैसे इरिगेशन पंप हुए, फर्टिलाइजर्स हुए, इंसेक्टिसाइड हुए, कीड़े मारने वाले फर्टिलाइजर, मतलब खाद बढ़ाने, खाद की मतलब जमीन की उपजाऊता बढ़ाने के लिए, कीड़े मारने की दवाई बनाते हैं, ठीक है। प्लास्टिक का इस्तेमाल कर प्लास्टिक बना के देती है, पीवीसी पाइप बना के देती है, टूल्स बना के देती है, जो कि फार्मर्स के लिए, किसके लिए, फार्मर्स के लिए, जो कि फार्मर इसका इस्तेमाल करें और वो अपने जीवन में काफी सारी अच्छी चीजें कर सकें, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बात करें इंडस्ट्रीज और जो है एग्रीकल्चर है वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। क्लियर? हम लोग बात करते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रीज का वो क्या होता है नेशनल इकोनॉमी में, यानी कि जो नेशनल इकोनॉमी है वो कैसे, हम लोग बात करें जो इंडस्ट्रीज है वो कैसे नेशनल इकोनॉमी में हेल्प करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। कंट्रीब्यूशन हम लोग बात करें जीडीपी के अंदर बहुत लो है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग बात करें कि बहुत कम है दूसरे जो ईस्ट एशियन कंपनी इकोनॉमीज है उनके कंपैरिजन में। तो ऐसा क्यों है हम लोग समझते हैं। तो जैसे हम लोग बात करें कि पहले इसको बताने के लिए मैं एक कहानी का इस्तेमाल करूंगा कि हमारे यहाँ कोई भी कंट्री होती है अगर उसे डेवलपमेंट करनी होती है तो जनरली स्टार्टिंग में क्या होता है कि वो लोग इसके ऊपर बेस्ड होते हैं, यानी कि उनकी इकोनॉमी किसके ऊपर चलती है, एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी सेक्टर के ऊपर, फिर बनती है वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जाती है यानी कि सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर, फिर निकलती है कहाँ पे, टर्सरी सेक्टर के अंदर, जहाँ पे जॉब प्रोवाइड की जाती है। तो भैया जैसे आईटी सेक्टर हुआ, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि भैया हमारे यहाँ समस्या क्या बनी कि हम लोग क्या हुआ, हमारा देश जब गुलाम था अंग्रेजों का, तो हम लोग बहुत जगह पे दूसरी कंट्रीज में हम लोग अपना सामान एक्सपोर्ट करते थे। बाद में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर लगा दी टैरिफ, जो हम लोग बात करें आर्टिशियन से या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी तो वो क्या हो गई, बर्बाद हो गई। तो अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, एग्रीकल्चर या फिर रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। तो हमारा जैसे ही आज़ाद हुआ तो भैया हम लोगों ने ये नहीं किया कि हम लोगों ने जो इंडस्ट्रीज थी वो लगाई, हमने ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं लगाई, हम लोग सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ चले ज़्यादा से ज़्यादा। जब सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ चले तो भैया हम लोग बात करें इससे एक समस्या उत्पन्न हुई कि भैया हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत कम मात्रा में बन पाई। तो जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कम मात्रा में बन पाई तो भैया हम लोग बात करें तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर वो तो ऑब्वियसली बात है कम होने वाला है, क्योंकि भैया बनी ही इतनी नहीं है कि जितनी की हम लोग बात करें कि हेल्प कर सके हमारे देश की जीडीपी के अंदर, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। और हम लोग बात करें कि जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल जो काउंसिल है उसे बनाया गया था, एनएमसीसी को वो सेटअप किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि अप्रोप्रिएट पॉलिसी मेजर लिया जाए, जैसे कि हम लोग बात करें प्रोडक्टिविटी है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, हम लोग बात करें तो इनके ऊपर इनकी इम्प्रूव किया प्रोडक्टिविटी कैसे भी करके उनको हेल्प करना अलग अलग तरीकों से, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में, यानी कि कहाँ कहाँ कैसी कैसी लोकेशन होनी चाहिए इंडस्ट्रीज की, उसके बारे में बात करते हैं। क्लियर? तो हम लोग बात करने वाले हैं इंडस्ट्रीज की लोकेशन के बारे में, यानी कि कहाँ कहाँ पे जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं वो स्टेब्लिश होती हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन क्या आइडियल सिचुएशन बनती है जहाँ पे वो हम लोग बात करें कि चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज बने, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन हम लोग बात करें इन्फ्लुएंस होती है कई सारी चीज़ों के ऊपर, जैसे कि हम लोग बात करें कि अवेलेबिलिटी की चीज़ की, रॉ मटेरियल की, जैसे रॉ मटेरियल किसी कंपनी को, जैसे मंथली कोई गेहूँ बनाने वाली
कोई गेहूँ बनाने वाली इंडस्ट्री है तो भैया वो क्या चाहेगी, वो यही चाहेगी कि भैया वो ऐसी जगह पे अपनी इंडस्ट्री शुरू करे जहाँ पे गेहूँ अच्छी अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल रहे, लेबर सस्ता मिले बहुत, मतलब ऐसा नहीं हो कि अब जैसे मान चलिए कि अमेरिका चले जाओ, तो अब वहाँ पे वो अब नॉर्मली अपने यहाँ 1000 रुपये रेट चलते हैं, वो कह रहा जब 5,000 रुपये पर दिन का दूंगा पड़ेगा, तो भैया ऑब्वियस की बात है वो ऐसी जगह पे नहीं जाएगा। तो वो जैसे टेस्ला वगैरह है, तो टेस्ला अपनी जो कार मैन्युफैक्चरिंग है तो वो चाइना में क्यों करता है, वो यहाँ पे क्यों नहीं करता है, मतलब यूएसए के अंदर क्यों नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे काफी पैसा देना पड़ेगा लेबर वगैरह को, ठीक है। और हम लोग बात करें पावर और मार्केट की लिए कि भैया पावर सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, कैपिटल अच्छा खासा मिल रहा है नहीं मिल रहा वहाँ पे उसे, ठीक है। और मार्केट अच्छी एक्सेस है नहीं है वहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई इंडस्ट्री पास में है, मेरे घर के पास में है, मतलब मार्केट अच्छा है काफी कंपनी के पास में है, तो फिर वो वहीं पे पास में ही वो करेगा ना, क्योंकि अगर वो 3,000 किलोमीटर 4,000 किलोमीटर दूर जाएगा तो उसमें जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो एडिशनल में हो जाएगा, तो एडिशनल हो जाएगा तो उसकी जो वैल्यू है प्रोडक्ट की वो कम नहीं हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी, तो इससे भी उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी after an industrial activity starts urbanization follow cities provide market, तो cities का कराती हैं मार्केट प्रोवाइड कराती हैं और सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती हैं, जैसे बैंकिंग इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट लेबर कॉन्स्टिट्यूएंट सॉरी कंसल्टेंट एंड फाइनेंस एडवाइस, ठीक है। तो अब भैया ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप लोग शहर के पास में मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह खोलते हैं शहरी डिपार्टमेंट खोलते हैं, तो इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको जो बहुत सारी सुविधाएं हैं वो आपको मिल जाएंगी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, अब जैसे शहर हुआ, शहर में एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी तो होती नहीं है ना, बहुत सारी एजेंसी होती हैं, तो मान लीजिए अगर किसी ने महंगा आपको बता दिया है तो आप जरूरी थोड़ा है कि आप एक ही के ऊपर डिपेंडेंट रहें, आपके पास काफी सारे ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, जिससे कि आप उनसे क्या कर सकते हैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उस हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। बैंकिंग सर्विसेज, तो भैया एक प्रकार की बैंकिंग सर्विसेज तो है नहीं है, कॉमर्शियल बैंकिंग प्राइवेट बैंकिंग हर प्रकार की बैंकिंग सर्विस मिल जाएगी आपको, और एक एक नहीं मिलेगी बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो शहर के पास खोलने का ये फायदा होता है, ठीक है। और दूसरा कारण ये कि भैया जो हम लोग बात करें कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं एक तरीके से अर्बनाइजेशन करने में भी हेल्प करती हैं, क्योंकि भैया अगर आप किसी गांव वगैरह क्षेत्र में हम लोग बात करें 3-4 इंडस्ट्री लग गई, तो भैया वहाँ पे लोग आना स्टार्ट कर देंगे, एक्यूमुलेट होंगे, वहाँ पे लोग आएंगे तो मार्केट लगना स्टार्ट हो जाएंगी, तो ऐसे करके हम लोग बात करें चीजें अपने आप स्टार्ट हो जाती हैं लंबे समय तक के लिए अगर चलती रही तो, ठीक है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज आती हैं और अर्बन सेंटर्स का क्या करती हैं इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं इंडस्ट्रीज के, यानी कि इन्हें कितने प्रकार में बांटा गया है, तो हम लोग अगर रॉ मटेरियल के इस्तेमाल के बेसिस पे बात करें तो इन्हें एग्रो वेस्ट और मिनरल वेस्ट कहा गया है, ठीक है। और और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं अलग अलग बेसिस पे, उनको ही समझेंगे, ठीक है। तो उनके मेन रोल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग उनकी बात करें तो ये क्या क्या इंडस्ट्रियल सप्लाई करती हैं तो उसके विषय में बांट सकते हैं, रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर, जैसे यहाँ पे आयरन स्टील हुआ कॉपर हुआ है कॉपर स्मेल्टिंग हुआ है, तो ये भी इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज भी होती हैं देखिए जो प्रोड्यूस करती हैं डायरेक्ट गुड्स, मतलब कंज्यूमर के लिए डायरेक्ट गुड्स इस्तेमाल करने के लिए, जैसे शक्कर हुआ टूथपेस्ट हुआ, तो ये क्या होते हैं कंज्यूमर सॉरी ये कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी होती है कैपिटल बेस्ड होती हैं कि मतलब पैसा कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कम मात्रा में किया है ज़्यादा मात्रा में किया है, कम मात्रा में किया है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी, ज़्यादा मात्रा में किया है तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगी, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेफिनेशन क्या है, सच इंडस्ट्री विच रिक्वायर द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अप टू रुपी 1 करोड़, तो 1 करोड़ रुपए तक चाहिए पड़ता है, और इसमें जो नंबर ऑफ लेबर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब लार्ज इंडस्ट्रीज क्या होती है, तो ऑब्वियसली बात है जैसे इसी में डेफिनेशन में पैसे बढ़ा देंगे उसके बाद, इफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 1 करोड़ और एनी इंडस्ट्री, ठीक है, और किसी भी इंडस्ट्री के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर दो, और इसे हम लोग बात करते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं, इसमें लेबर की जो लेबर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और एक तरीके से जॉब क्रिएशन का भी काम कराती है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ओनरशिप के बेसिस पे कि भैया जैसे मालिकियत कोई कौन मालिक है,
तो पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर तो वही है गवर्नमेंट ओन्ड। तो जब गवर्नमेंट हम लोग बात करें कि गवर्नमेंट खुद ऑपरेट करती है, खुद चलाती है, जैसे गवर्नमेंट एजेंसी हुई, जैसे बेल हुई, सेल हुई, तो ये क्या है, जो पब्लिक सेक्टर है, तो यानी कि ये इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ठीक है। दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि ओन की जाती हैं, ऑपरेट की जाती हैं इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा। तो जैसे टिस्को हुई, बजाज हुई, ठीक है, और डाबर इंडस्ट्रीज हुई, तो ये क्या है, ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेटिव सेक्टर के बारे में। तो कॉर्पोरेटिव ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि ओन की जाती हैं, ऑपरेटेड की जाती हैं प्रोड्यूसर और सप्लायर्स के द्वारा। जैसे हम लोग बात करें सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जो उगाता है उसके द्वारा और प्रोड्यूसर के द्वारा ओन की जाती हैं, तो भैया और वर्कर के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या होती है, प्रोड्यूसर और या फिर सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल और जो वर्कर हैं उनके बीच में। तो जो इंडस्ट्रीज होती हैं, तो इसमें हम लोग बात करें कि बेस्ड ऑन, तो यहाँ पे बल्क में सामान होता है, ठीक है, बल्क और जो वेट है रॉ मटेरियल का। और यहाँ पे हम लोग बात करें फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन करती है हेवी इंडस्ट्री, जैसे कि आयरन स्टील हुई और लाइट इंडस्ट्री हुई, तो ये लाइट रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करती हैं प्रोड्यूस करने के लिए लाइट गुड्स को। जैसे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री वगैरह हुई, तो बल्ब दे के घर बना दो, ठीक है। इसके अलावा भी दूसरी इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको भी देख लेते हैं कौन कौन सी इंडस्ट्री है। एग्रोवेट इंडस्ट्री जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वूलन, सुगर, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री जो कि बेस्ड होती है एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल के ऊपर, तो उन्हें क्या बोलते हैं, एग्रो बेस्ड बोलते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होती है, और इंडिया के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं कि 4% जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है वो कौन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है। तो मैं तो अगर हम लोग बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो ये एक इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो कि सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ रिलायंट है, और ये हम लोग बात करें कि ये बहुत अच्छी तरीके से पैसा मतलब कमा के देती है। और इसमें हम लोग बात करें रॉ मटेरियल को हाई वैल्यू प्रोडक्ट में चेंज कर दिया जाता है। और खुद सोच के देखिए, किसी कंट्री का जीडीपी का 4% जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी बढ़ जाती है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज अ वेरी, हम लोग बात करें कि बहुत काम देने वाली इंडस्ट्री है, ठीक है। इसमें बहुत सारे लेबर्स भी इंडल्ज रहते हैं, तो इससे हम लोग बात करें जॉब का क्रिएशन भी होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अगर इसके बारे में बात करें कि इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर, तो हम लोग बात करें कि ये सेकंड लार्जेस्ट मतलब जे रोजगार देता है, तो ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर है जहाँ पे हम लोग बात करें जॉब मिलती है इंडिया में एग्रीकल्चर के बाद, ठीक है। और डायरेक्टली एम्प्लॉय करता है 35 मिलियन पर्सन को। 35 मिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है भाई लोग, ठीक है। समझ में आया। अब बात कर लेते हैं कॉटन टेक्सटाइल के बारे में। तो इंडिया प्रोड्यूस करता है कॉटन टेक्सटाइल सिंस एंशियंट टाइम से, यानी कि हम लोग ऐसा नहीं है कि केवल अभी से बना रहे हैं, हजारों साल बीत गए। तो और एक समय पर हम लोग बात करें कि ब्रिटेन वगैरह या यूरोप के दूसरे हिस्सों के अंदर एक समय पर जो इंडियन गुड्स थे, तो उनका लोहा माना जाता था, कि कहा जाता था कि जे अगर किसी लड़की के पास में अगर रुमाल हो, तो भैया लोग उसे बहुत लकी मानते थे, कि भैया वो दिखा ऐसे, वो लोग ऐसे रुमाल ले लेके चलते थे पहले के समय पर, कि भैया इंडिया का रुमाल है, ठीक है। तो बस वही है, जैसे आईफोन आजकल दिखाते हैं, तो वैसे किसी मौके पर इंडियन गुड दिखाए जाते थे, क्लियर। तो इतना वैल्यू थी इंडिया के टेक्सटाइल की। तो 18th सेंचुरी के बाद हम लोग बात करें जो पावर लूम हुआ, सॉरी इंडिया का हम लोग बात करें कॉटन टेक्सटाइल एक पुराने समय से बन रहा है, और हैंड स्पिनिंग, हैंडलूम, वीविंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 18th सेंचुरी हुई, तो पावर लूम भी स्टार्ट हो गया। और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में हम लोग बात करें, सफर करने लगी सेटलमेंट। जो फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल थी वो स्टेब्लिश हुई थी कहाँ पे, मुंबई में 1854 में। और अर्ली ईयर्स में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वो हम लोग बात करें कॉन्सेंट्रेटेड थी किसमें, जो कॉटन ग्रोइंग बेल्ट थी वहाँ पे महाराष्ट्र में, गुजरात में, ठीक है। अब इस जब अवेलेबिलिटी हुई रॉ मटेरियल की मार्केट के अंदर, तो हम लोग बात करें जो ट्रांसपोर्टेशन था, और इससे हम लोग बात करें दूसरे जो लेबर था, मार्च क्लाइमेट था, इससे हम लोग बात करें कि काफ़ी हेल्प मिला इसको बूस्ट करने में।
The availability of raw material, market, transport, including accessible part facilities, labor, moist climate. तो इससे क्या हुआ कि स्पिनिंग कंटिन्यू हुई और सेंट्रलाइज हो गई कहाँ पे? महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में। और जो वीविंग थी, यानी कि आप भैया वीविंग थी, वो डिसेंट्रलाइज हो गई, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं इसमें इनकॉर्पोरेशन होता है, ट्रेडिशनल स्किल चाहिए पड़ती है, तो डिजाइन चाहिए पड़ती है, तो इसलिए हम लोग बात करें सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी। तो अब ये क्या हुई, इंडिया के अलग अलग पार्ट में होती है, तो वीविंग जो प्रोसेस होती है, तो ये पूरे इंडिया भर में होती है। जहाँ पे हम लोग बात करें जिस रीजन के अंदर, हर एक रीजन के अंदर एक खास प्रकार की चीज की जाती है, इसमें ऐड कर दी जाती है, तो इसलिए ये डिसेंट्रलाइज हो गई। अगर हम लोग बात करें इंडिया के अंदर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाए जाते हैं स्पिनिंग के, ठीक है, बट वीविंग सप्लाई लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक। तो वीविंग होती है, तो उन्हें सप्लाई होती है लो क्वालिटी फैब्रिक, तो भैया वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं हाई क्वालिटी गन को, तो इसलिए ज़्यादा नहीं पता। फिर भी एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हम लोग देते हैं, और इंडिया एक्सपोर्ट करता है इनको कहाँ पे? जापान वगैरह में, जो कंट्री ऑल्सो। तो हम लोग बात करें जो कंट्री है, वो एक्सपोर्ट करती है कॉटन गुड्स कहाँ पे? यूएसए के अंदर, यूके के अंदर, रशिया के अंदर, फ्रांस के अंदर, ईस्ट यूरोप के अंदर कंट्री जैसे कि नेपाल हुई, सिंगापुर हुई, श्रीलंका हुई, अफ्रीकन कंट्रीज हुई। तो ऐसी जगह पे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि कोई सामान भेजना अपने देश से। और इंडिया हम लोग बात करें सेकंड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है स्पिंडल्स की, जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं पूरे वर्ल्ड में, चाइना के बाद में, यानी कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा मार्केट है इसका। इंडिया के पास हम लोग बात करें लार्ज शेयर है किसका? वर्ल्ड ट्रेड का, जो कि कॉटन यार्न में होता है। अबाउट वन फोर्थ हिस्सा इंडिया के पास में, टोटल ट्रेड का इंडिया के पास में है। जो ट्रेड हम लोग बात करने पर, जो हमारा गारमेंट का धंधा है, तो 4% है पूरे वर्ल्ड का। हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स के बारे में, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो फेस कर रही है। सबसे पहले हो रहा है कि अब देखो, ऑब्वियस सी बात है कि अब हमारी जो पावर सप्लाई है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ने लगा है, और जो इरेगुलर शॉर्टेज आते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो भैया जो कटआउट दिन में होते हैं, इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि लाइट सही से नहीं आती है, ठीक है, ओल्ड एंड आउटडेटेड मशीन नहीं, तो भैया मशीन दुनिया में तो बहुत सारी आ चुकी हैं, पर जो लोग हम लोग बात करें वर्कर्स हैं, वो पुरानी घिसी-पिटी 18th सेंचुरी की मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, आउटडेटेड, लो आउटपुट ऑफ लेबर, टफ कंपटीशन बिटवीन सिंथेटिक फाइबर। तो ये जो सिंथेटिक फाइबर लगातार टक्करी देता रहता है, तो ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ही इस्तेमाल करते हैं, प्रेफर करते हैं सिंथेटिक फाइबर को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो टेक्सटाइल के बारे में। तो जूट टेक्सटाइल की बात करें तो इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? रॉ जूट का। कि यहाँ पे जो रॉ जूट है, जो या फिर जूट गोड्स हैं, जूट के बने हुए सामान है, तो वो दुनिया में सबसे ज़्यादा होते हैं। जो जूट मिल्स हैं वो हम लोग बात करें इंडिया में कहाँ कहाँ लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल, मतलब मेनली वेस्ट बंगाल में है, और जो बैंक हुगली नदी है उसके किनारे बने हुए हैं। और जो फर्स्ट जूट मिल थी वो कोलकाता के पास में खोली गई थी, रिसारा में। कहाँ पे? 1859 में, 1857 क्रांति के बाद। फैक्टर हम लोग बात करें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन कौन से हम लोग बात करें कारण है इसकी वजह से? हुगली नदी के किनारे ही हम लोग बात करें इसके खेत हैं, मतलब, या फिर हम लोग बात करें इंडस्ट्रीज हैं, उन कारणों के बारे में बात करते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं इसकी वजह से हुगली नदी किनारे ही हम लोग बात करें इसका इंडस्ट्रीज लोकेटेड है। तो हम लोग बात करें यहाँ पे प्रेजेंस है, जू प्रोड्यूसिंग एरिया है यहाँ पे, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा पैसा खर्चा होता नहीं है, नदी के किनारे सीधे ट्रांसपोर्ट कर देंगे कहीं पे भी अगर भेजना भी है तो, ठीक है। सपोर्टेड बाय गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, यहाँ पे रेलवे का नेटवर्क अच्छा है, रोडवे का नेटवर्क अच्छा है, वाटरवे तो फिर है ही। तो अब इससे हम लोग बात करें जो रॉ मटेरियल है वो अच्छी तरीके से मिल्स में, क्या कहीं भी मिल्स पहुंचना हो तो वहीं पे पहुंचा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बात करें, क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी चाहिए पड़ता है प्रोसेसिंग में रॉ मटेरियल के लिए, तो वो भी अवेलेबल रहता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें चीप लेबर कहाँ से आती है? वेस्ट बंगाल से आती है, और दूसरे स्टेट जैसे बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, तो यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। और जो कोलकाता है वो सबसे बड़ा अर्बन सेंटर है बैंकिंग का। तो बैंकिंग ऑब्वियस सी बात है, इंडिया की सबसे बड़ी कंट्रीज में
सॉरी इंडिया की बड़ी सिटीज में से एक वहाँ पे है, तो भैया ऑब्वियस सी बात है कि ये कोई सिटी होती है तो वहाँ पे फैसिलिटीज तो है ही, अर्बन सेंटर तो है ही, तो भैया ये बैंकिंग प्रोवाइड करा देता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करा देता है, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रोवाइड कराने में बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं यहाँ पे शहरों में। हम लोग बात करने वाले हैं कुछ चैलेंजेस के बारे में, जैसे जूट इंडस्ट्रीज है, तो अब इन्हें कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है आने वाले दिनों में, तो अब इन्हें स्टिफ कंपटीशन देखना पड़ रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स हैं वो हम लोग बात करें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे बांग्लादेश, ब्राज़ील वगैरह हुआ, इजिप्ट हुआ, थाईलैंड हुआ, तो अब यहाँ से भी या फिर दूसरी कंट्री से भी ये सारे मटेरियल आ रहे हैं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, जब कॉम्पिटिशन बढ़ता है तो फिर आपके ऊपर थ्रेट तो आते ही है, ठीक है। अब नेशनल जूट पॉलिसी 2005 के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने कौन सा एक रोल मॉडल बनाया है, फिर हम लोग बात करें फ्रेमवर्क तैयार किया है जूट इंडस्ट्री से रिलेटेड, उसको समझते हैं, ठीक है। तो इसमें है क्या कि नेशनल जूट पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई थी कब 2005 में। ऑब्जेक्टिव ये था कि जो प्रोडक्टिविटी है, हम लोग बात करें जूट की, वो बढ़ाई जाए, क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, एंश्योर किया जाए गुड प्राइस को जूट फार्मर्स के लिए, और जो यील्ड पर हेक्टर का कि इनकी जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। होता क्या है कि हमारे देश के अंदर लॉ तो बन जाते हैं बहुत भयंकर भयंकर, और इम्प्लीमेंट कराने के लिए इनसे कोई नहीं कहो तो बढ़िया है, ठीक है, बस केवल हाँ नाम की लॉ होता है, ठीक है। तो नेशनल जो पॉलिसी सपोर्ट करने के लिए बनाई गई थी जूट को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में, तो शक्कर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो इंडिया हम लोग बात करें सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का, और फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गुड़ का, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। और का किसका, खानदारी का, खानसरी का। 2010 और 11 के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग बात करें 662 शुगर मिल्स इंडिया के अंदर थी, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ठीक है, इतनी जगह पे हमें ये देखने को मिलती है। और बात करें 60% से ज्यादा मिल है, वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, यहाँ पे देखने को मिलती है। रिसेंट ईयर में हम लोग बात करें जो मिल्स हैं, अब वो साउथ की तरफ शिफ्ट हो रही है, क्यों, क्योंकि साउथ और वेस्टर्न स्टेट की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, स्पेशली महाराष्ट्र, क्योंकि हम लोग बात करें जो क्या जो कोन जो केन है वो प्रोड्यूस होता है, तो उसमें हाई सुक्रोज कंटेंट होता है, और जो कूलर क्लाइमेट होता है तो इंश्योर करता है कि वो क्या करें, to climb ensure a longer crushing season. The cooperatives are more successful in this state. Cooperative भी बहुत सक्सेसफुल होते हैं यहाँ पे। हम लोग बात करने वाले हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में, जो कि अब ऐसी इंडस्ट्रीज है जो कि मिनरल्स के ऊपर चलती हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, समझे। जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती है ये मिनरल्स और मेटल्स का इस्तेमाल करती हैं रॉ मटेरियल के लिए, तो जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री हुई, तो भैया अब मैं डायरेक्टली मिनरल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री हुई, तो ये इसमें बेसिक इंडस्ट्री होती है, तो ये प्रोवाइड कराती है हर प्रकार की मशीनरी, क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर जो भी ये चीजें चलती हैं तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा चीजें किससे बनी होती हैं, मशीन से बनी होती हैं। अगर मशीन सॉरी मशीन बनी होती है, मशीन किससे बनती है, लोहे और स्टील से बनती है, तो एक तरीके से बैकबोन की तरह काम करती है आयरन और स्टील इंडस्ट्री। तो स्टील होती है, तो इसमें हम लोग बात करें वैरायटी के इंजीनियरिंग गुड्स की जरूरत पड़ती है, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जरूरत पड़ती है, डिफेंस हुआ, मेडिकल हुआ, टेलीफोनिक हुआ, साइंटिफिक इक्विपमेंट हुआ, और वैरायटी के कंज्यूमर गुड्स बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन होता है स्टील का, तो वो रिगार्ड मतलब देखा जाता है इंडेक्स ऑफ कंट्री डेवलपमेंट। तो ये अगर कंट्री की डेवलपमेंट देखनी है तो वहाँ पे देखो स्टील प्लांट कितने हैं, आयरन प्लांट कितने हैं, क्योंकि भैया एक तरीके से कोर की तरह वर्क करते हैं ये, ठीक है। इंडिया रैंक है चौथे नंबर पर पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पे
यहाँ पे शायद स्पेलिंग थोड़ी अजीब सी समझ में आ रही है, वो अनरिफाइंड लिखा है। अनरिफाइंड प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका स्पॉन्ज आयरन का। और चाइना हम लोग बात करें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का, और उसके साथ साथ कंज्यूमर भी है दुनिया में सबसे बड़ा स्टील का। 2004 में हम लोग बात करें इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था स्टील का, ठीक है। हम लोग बात करने वाले हैं क्यों आयरन और स्टील इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्री है, इसको समझते हैं। जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे कि हम लोग बात करें फिनिश्ड गुड्स हुए, हैवी और बल्क का हुए, ठीक है, जी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुई, जैसे छोटा नागपुर प्लेट हुआ, तो यहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज का। और इंडिया हम लोग बात करें एबल नहीं कर पाता है परफॉर्म की फुल पोटेंशियल में वर्क नहीं कर पाता है कि वो अपना जो प्रोडक्शन है आयरन और स्टील का, क्यों? क्योंकि हाई कॉस्ट और लिमिटेड अवेलेबिलिटी रहती है कुकिंग कोल की, और लोअर प्रोडक्टिविटी है, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लेबर सही से काम नहीं करते हैं। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, सप्लाई की एनर्जी नहीं हो पा रही, क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो हम लोग थर्मल प्लांट्स का जो एटॉमिक प्लांट है उनका इस्तेमाल करेंगे तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा हमें, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग कोल के ऊपर डिपेंडेंट है, कोल का ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग कर नहीं सकते हैं कि फ्यूचर की जनरेशन के लिए बचाना है, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं है। एलपीजी के बारे में बात कर लेते हैं। लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव इवन बूस्ट टू इंडस्ट्रीज विद द एफर्ट ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। तो भैया 1991 के बाद क्या हुआ कि एलपीजी रिफॉर्म्स इंडिया के अंदर आए कि जो प्राइवेट कंपनीज थी, तो जब प्राइवेट कंपनीज इंडिया के अंदर आई तो भैया उन्होंने थोड़ा बहुत इसे बूस्ट करने में हेल्प की। तो लिबरलाइजेशन की वजह से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था उसने बूस्ट दिया प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है, बूस्टअप करने में सेक्टर्स को। अब बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के बारे में। तो एल्यूमिनियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि इससे एयरक्राफ्ट बनते हैं, बर्तन बनते हैं और बहुत सारी चीज बनती हैं। और सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटलर्जी इंडस्ट्री में हम लोग बात करें इस्तेमाल किया जाता है ये। और रॉ मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया जाता है, स्मेल्टर इस्तेमाल करते हैं किसका, बॉक्साइट का। और ये हम लोग बात करें ये बहुत बल्कि होता है, डार्क रेडिश कलर का होता है, पत्थर जैसा होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग बात करें ये बहुत हल्का होता है और रेजिस्टेंट होता है, इसमें जंग वगैरह कम लगती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, मैलिएबल होता है और बहुत स्ट्रांग होता है। जो हम लोग बात करें मिक्स किया जाता है मेटल के साथ में। इसका इस्तेमाल किया जाता है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में, बर्तन बनाने में, वायर्स बनाने में। तो अलग अलग इंडस्ट्री से अलग अलग जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। और हम लोग बात करें कि ये बहुत पॉपुलैरिटी गेन की है, ऐसा सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक, इनकी जगह पे इसका इस्तेमाल अब कम किया जाने लगा है, ठीक है। लीड इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, तो यह बहुत पॉपुलर हो चुका है ये। इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ये लोकेटेड कहाँ पे, इसके ओर्स कहाँ पे, यानी कि ये बनता है, मतलब इनके लिए इनके ओर्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, तो ये उड़ीसा में। ओर्स के बारे में तो पहले बता चुका हूँ कि कहाँ डायरेक्टली नेचर से निकाले जाते हैं ओर्स। तो कहाँ कहाँ से निकाली जाती है एल्यूमिनियम को, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तो ये जगह है जहाँ से इसको निकाला जाता है। अब सीधे एल्यूमिनियम निकाल बक्साइड निकाला जाता है, उसके बारे में बात कर रहा था मैं। अब बात कर लेते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में। केमिकल इंडस्ट्री इंडिया के अंदर हम लोग बात करें एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, डाइवर्सिफाइंग भी है। ये अप्रोक्सीमेटली 3% जो जीडीपी का है वो कंट्रीब्यूट करता है। ये थर्ड लार्जेस्ट, इंडिया के हम लोग बात करें, ये थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज हैं एशिया के अंदर, जो कि 12th लार्जेस्ट पूरे वर्ल्ड में है साइज में। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इनकी, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग बात करें लार्ज और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी आते हैं। जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सेक्टर केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, समझे। जो ऑर्गेनिक केमिकल हैं जैसे कि पेट्रोकेमिकल हुए, क्रूड, मतलब इनका इस्तेमाल किया जाता है सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक, डाई स्टफ्स वगैरह हुए, ड्रग्स हुए, फार्मास्यूटिकल्स हुए, तो इन जगह पे इनका इस्तेमाल किया जाता है।
और इनऑर्गेनिक केमिकल जैसे इंक्लूड हुआ है इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड हुआ है, इसका इस्तेमाल किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर इस्तेमाल बनाने में, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, प्लास्टिक एडहेसिव पेंट बनाने में, डाई स्टम्प वगैरह बनाने में, ठीक है, एल्कलाइन बनाने में, सोडा ऐश जिसका इस्तेमाल किया जाता है, ग्लास वगैरह, सोप्स वगैरह, डिटर्जेंट बनाने में, ठीक है, कॉस्टिक सोडा बनाने में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हम लोग बात कर रहे हैं। तो मेनली हम लोग बात करेंगे सेंटर्ड है किसके बीच में, नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर जैसे मेनली यूरिया बनता है इनसे, ठीक है, और फास्ट फूड फर्टिलाइजर बनते हैं, अल्यूमिनियम फास्ट फूड बनते हैं, ठीक है, अमोनियम फास्ट फूड बनते हैं, ठीक है, और हम लोग बात करें कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जैसे कि हम लोग बात करें जिसमें कॉम्बिनेशन किया था नाइट्रोजन का, फॉस्फेट का और पोटास का, ये सब बनते हैं, ठीक है, मतलब ये सारी मतलब ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के पार्ट होती हैं, अलग अलग फर्टिलाइजर यहाँ मतलब ऐसे अलग अलग टाइप से फर्टिलाइजर्स आते हैं। इंडिया हम लोग बात करें थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का। और हम लोग बात करें फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज इंडिया में, उनके बारे में उनकी कंडीशन देख लेते हैं। जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है इंडिया के अंदर 57 जो फर्टिलाइजर यूनिट्स हैं वो नाइट्रोजियस और कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर की इंडस्ट्रीज हैं, और 29 उनमें से यूरिया की हैं, 9 प्रोवाइड कराती हैं अमोनियम सल्फेट, और 68 जो स्मॉल यूनिट हैं वो सिंगल सुपर सॉरी सुपर फास्फेट के ऊपर वर्क करती हैं। मेनली स्टेट कौन कौन से जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, गुजरात हुआ, तमिलनाडु हुई, यूपी हुई और पंजाब हुआ, केरला हुआ। दूसरे हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर कौन है, आंध्र प्रदेश हुआ, उड़ीसा हुआ, राजस्थान हुआ, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटका हुई, ठीक है। अब बात करते हैं सीमेंट इंडस्ट्रीज के बारे में। तो बात कर लेते हैं सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में। तो सीटी सीमेंट इंडस्ट्री होती है तो इसका इस्तेमाल बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं, जैसे बिल्डिंग को बनाना हुआ, घर बनाना हुआ, फैक्ट्री बनाना हुआ, ब्रिजेस बनाना हुआ, रोड बनाना हुआ, एयरपोर्ट बनाना हुआ, डैम्स बनाना हुआ, और जो दूसरे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हुए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हुई, दुकानें हुई, उन सभी को बनाने में हम लोग बात करें सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग बात करें बल्कि और हैवी रॉ मटेरियल चाहिए पड़ता है, जैसे कि लाइमस्टोन हुआ, सिलिका हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, जिप्सम हुआ, तो इन सब की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इंडिया हम लोग बात करें ऐसी जगह पे लोकेटेड है, कहाँ पे इंडस्ट्रीज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, कहाँ पर गुजरात वगैरह वाली एरिया के अंदर, ठीक है। और लिटरली ये जान के मुझे भी थोड़ा शौक लगा कि भैया जो फर्स्ट सीमेंट प्लांट है वो 1904 में एस्टेब्लिश हुआ था। इससे पहले लोग कच्चे घर में रहते थे क्या, मतलब पक्के घर में रहते थे, मतलब जैसे कि आपको पता हो कि पहले घर कैसे बनते थे कि गवर्नमेंट पक्के होते थे पर सीमेंट की जगह पे वो लोग लगाते थे क्या, आई थिंक मिट्टी का थोड़ा लेप लगाते थे, चूने का लेप लगाते थे, उससे बनती थे घर पहले। और मैंने देखा भी है मेरे एरिया में काफी घर ऐसे बने हैं जिसमें दाल का फिलिंग भरा, मतलब दाल के साथ कुछ चूने के साथ मिला के उसमें लगा देते थे, तो काम हो जाता मोटा मोटा, ठीक है। और हम लोग बात करें decontrol of price and distribution since 1989 and other policy reform lead the cement industry to make rapid strides in capacity, process, technology and production। तो धीमे धीमे 1991 के बाद काफी पॉलिसी में चेंजेस, 1989 के बाद काफी पॉलिसी में चेंजेस आए, और जो इंडस्ट्रीज के अंदर रिफॉर्म्स वगैरह भी काफी सारे लाए गए, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से और दूसरे पर्सपेक्टिव से। इंडस्ट्री में हम लोग बात करें अच्छा परफॉर्म करे प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट में भी, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जो अब ये ऑटोमोबाइल समझ लो यार, जो गाड़ी वगैरह बनाती हैं वो इंडस्ट्रीज जो कि डील करती हैं, जो इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती हैं व्हीकल्स जैसे कि क्विक ट्रांसपोर्ट के लिए और कुछ सब सर्विसेज, ठीक है, और पैसेंजर्स के लिए जैसे कार हुई, गाड़ी हुई, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रीज हम लोग बात करें, रैपिड ग्रोथ हो रही है इसमें लास्ट 15 ईयर से। क्यों, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसमें नई हम लोग बात करें टेक्नोलॉजी के साथ अलाइन किया गया है, तो जो ग्लोबल डेवलपमेंट है तो उसका इफेक्ट इंडिया के अंदर भी देखने को मिलता है। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है इंडिया के अंदर वो 15 मैन्युफैक्चरर्स हम लोग बात करें पैसेंजर कार बनाते हैं, और मल्टी व्हीकल्स बनाते हैं, 9 कमर्शियल व्हीकल्स बनाते हैं, 14 टू व्हीलर्स कार और 3 व्हीलर व्हीकल्स बनाते हैं, ठीक है। तो महिंद्रा वगैरह हुआ, ठीक है, जो ये सब आते हैं उसके अंदर। अब नई इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो भैया जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग किसमें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्वमेंट हो गया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क फोर्स निकलती है जो कि किससे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री है वो कवर करती है बहुत बड़ी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। ट्रांजिस्टर हुआ, सेट ऑफ टेलीविजन हुआ, टेलीफोन, एक्सचेंज, रेडियो और कंप्यूटर, ठीक है, और दूसरे इक्विपमेंट जो की जरूरत होता है टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज में। तो जो बेंगलुरु है वो कंसीडर किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है इंडिया का। दूसरे इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, जैसे हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के, तो वो मुंबई है, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, ठीक है, कोयम्बटूर। तो ये दूसरे सेंटर्स हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी का। क्लियर। और इसके अलावा हम लोग बात करें मेजर इंडस्ट्रीज, आईटी इंडस्ट्रीज है वो कॉन्सेंट्रेटेड है कहाँ पे, बेंगलुरु में और पुणे में। जो आईटी इंडस्ट्रीज हैं ये बहुत ज़्यादा लोगों को क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। ये इंडस्ट्री हम लोग बात करें मेजर, हम लोग बात करें मेजरली चलती है किसकी वजह से, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग इन द लास्ट 2 or 3 years, बिकॉज द फास्ट ग्रोइंग बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग। तो बहुत सारी कंपनीज क्या कराती हैं, अपनी जो टर्सरी सेक्टर होती है, सर्विस सेक्टर होती है, तो वो इंडिया के लोगों को हायर करती है, वो डील कर लेते हैं उनसे, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के बारे में। तो जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, तो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल contribute significantly in India's economic growth and development, but also cause serious problem in increasing pollution। तो भैया हम लोग बात करें जैसे कि इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, तो उसके साथ हम लोग बात करें कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, डेवलपमेंट बढ़ रही है, बट इससे क्या हो रहा है, सीरियस प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है। किससे, जो पॉल्यूशन है, चाहे वो लैंड का हो, चाहे वो वाटर का हो, चाहे वो एयर का हो, चाहे वो नॉइज का हो, तो ये सारा सारा बढ़ रहा है, ठीक है। उससे जो इन्वायरमेंट, इससे हम लोग देखने को मिल रहा है जो एनवायरनमेंट है तो उसमें डिग्रेडेशन आ रहा है, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है 4 प्रकार के पोल्यूशन में। एयर पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। एयर पोल्यूशन हम लोग बात करें जो हाई प्रोपोर्शन है किसका, अनडिजायरेबल गैसेज है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, तो इनसे बहुत ज्यादा होती हैं। स्मोक जो कि एमिट होती है केमिकल और पेपर फैक्ट्री से, और जो ब्रिक किनल्स होते हैं, जैसे भट्टे वगैरह होते हैं, ठीक है, और रिफाइनरीज हुई, और स्मेल्टिंग प्लांट हुए, ठीक है, और जो बर्निंग फॉसिल फ्यूल हुआ, फॉसिल फ्यूल वगैरह को जलाते हैं तो इससे, और जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं तो ये क्या कर देती हैं, ये इग्नोर कर देती हैं पॉल्यूशन नॉर्म को। ये भैया जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, इनमें तो ये लॉ होते हैं कि मान चलिए कि आपको कितना पॉल्यूशन करना है, कितना नहीं करना है, कितने से लिमिटेड होती है। तो ये छोटे लेवल पे या तो इतना ज़्यादा ध्यान देती नहीं है, और इनके ऊपर कुछ गवर्नमेंट प्रोसीजर भी नहीं होता है, ठीक है। तो इससे इंसान की हेल्प पर, एनिमल की हेल्प पर, प्लांट की हेल्प पर, बिल्डिंग, एटमॉस्फेयर, हर तरह हम लोग बात करें एनवायरनमेंट के ऊपर इसका असर पड़ने मतलब पड़ता है। वाटर पॉल्यूशन की बारे में बात करते हैं, तो ये कॉज होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, जो क्योंकि हम लोग डायरेक्टली जो खराब चीज़ होती है डायरेक्टली रिवर में फेंक देते हैं, बल्कि इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें ट्रीट करना चाहिए। जो फ्लाइंग एसिड है, जैसे फॉस्फो जिनेजियम हुआ, आयरन हुआ, स्टील हुआ, स्लैग्स हुए, इनके निकलते हैं, तो मेजर सॉलिड वेस्ट है इंडिया में, तो डायरेक्ट रिलीज कर दिया जाता है, क्योंकि इन्हें कोई ट्रीटमेंट करते ही नहीं है, ठीक है। थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है, इट अकर व्हेन हॉट वाटर from the factories and the thermal plant to drain into rivers and pond before cooling। तो बिना ठंडा किए ही गर्म छोड़ देते हैं। अब जब गर्म पानी तुम बड़ी सी झील में छोड़ोगे तो वहां पे जो जानवर रहते हैं वो तो मर जाएंगे ना, ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन, तो नॉइज पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करती रहती है, जैसे मशीनरी का बनना हुआ, फैक्ट्रीज इक्विपमेंट का बनना हुआ, जनरेटर हुआ, और ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ड्रिल्स हुई, तो इससे बहुत सारा शोर होता है। तो इससे हम लोग बात करें सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, जो वहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं आसपास के एरिया में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ठीक है। और भी दूसरे जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं लोगों के अंदर। अब हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोल के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, कि कैसे जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी कि जो हमारा जो एनवायरमेंट है खराब हो रहा है, तो उसको हम लोग सही कैसे कर सकते हैं, फिर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। कुछ सजेशन दिए जाते हैं जैसे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को कम करने के लिए, ठीक है। तो मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग, रीयूजिंग, रिसाइकिल इट, और
टू और मोर सक्सेसिव स्टेज। तो यानी कि हम लोग बात करें, बार बार हम लोग बात करें वाटर का इस्तेमाल ना करके जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, जैसे हमने मान लीजिए कोई पानी इस्तेमाल किया है तो उसको हम लोग बात करें रिसाइकिल करके दोबारा से 3-4 बार उसको इस्तेमाल कर लिया है, फिर बाद में छोड़ा जाए उसे, ठीक है। तो इससे हम लोग बात करें ज़्यादा यूटिलिटी होगी, बार बार इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा फ्रेश वाटर को, ठीक है। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर एंड मीड वाटर रिक्वायरमेंट, तो भैया हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो रेन वाटर होता है उसको कलेक्ट करना चाहिए, उसके बाद उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड इफिशिएंट बिफोर रिलीजिंग देम इनटू रिवर, तो अगर कोई हॉट वाटर यार ठंडा कर लोगे तो वहाँ पे थोड़ा चले जाएंगे, थोड़ी देर रुक के उसको ठंडा हो जाने दो अच्छी तरीके से, और जो उसके अंदर केमिकल वगैरह मिला तो उसको हटा के डाल दो, तो भैया जो पानी वाले जानवर हैं उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मेजर्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, तो भैया एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग बात करें कि particulates matter in air can be reduced by filtering smoke stacks into factories with electrostatic precursors, fabric filters, तो scrubbers and इंटरनल सेपरेटर्स। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अलग अलग चिमनीज का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, जो काम जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है तो उनके ऊपर से जो चिमनीज से जो गैसेस एसेस निकलती हैं वहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं। जब हम लोग उसके ऊपर फिल्टर लगा देंगे तो फिर ये जो हम लोग बात करें वहाँ से जो जो छोटे पार्टिकुलेट्स हैं वो निकल आए तो उनको रोकने में हेल्पफुल हो जाएगा वो, ठीक है। और स्मोक हम लोग बात करें जो ऑयल और गैस, सॉरी, स्मोक को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं इस्तेमाल करके किसका, ऑयल और गैस का, कोल वगैरह फैक्ट्रीज वगैरह में, ठीक है। और नॉइस पोल्यूशन कैसे कंट्रोल किया जाता है, जो मशीनरी ऐसी बनाई जा सकती है जिसमें कि कम से कम साइलेंसर फिट हो, ठीक है, और जो नॉइस ऑब्जर्व कर सके, मतलब ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि पर्सनल, और जो भी वहाँ पे काम वगैरह कर रहे हैं ईयर प्लग ईयरफोन्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि उनके कानों के ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि अगर हम लोग बात करें वो आसपास रहते हैं तो इससे लंबे समय तक अगर वो इस ऐसी क्षेत्र में रहते हैं तो उनके कान डैमेज होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा न्यूज़ वगैरह में कि जो ईयरफोन्स है जिनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो अगर लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहेंगे तो हमारे कान को मतलब दिक्कत हो सकती है, ठीक है। काफ़ी बड़ा चैप्टर है एक्चुअली। तो हम लोगों ने थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस देखी, क्या इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग की उसके बारे में बात की हमने, ठीक है। एक्सपोर्ट हम लोग कैसे करते हैं, फॉर मतलब कैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे अच्छी हुई, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के बारे में देखा, फिर कंट्रीब्यूशन देखा कि नेशनल इकोनॉमी के अंदर क्या क्या मतलब इन्फ्लुएंस होता है इंडस्ट्रीज का, इंडस्ट्रीज की लोकेशन देखी, कौन कौन सी जरूरत चीज़ें जरूरी पड़ती हैं कि हम लोग इंडस्ट्रीज को रखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री देखा कि कैसे कैसे इंडस्ट्रीज होती हैं, एग्रो वेस्ट और मटेरियल वेस्ट होती हैं। एग्रो वेस्ट के अंदर हमने देखा कि अलग अलग इंडस्ट्रीज होती है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुई, कॉटन इंडस्ट्री हुई, और कहाँ कहाँ इनकी लोकेशन है, कैसे कैसे जापान में ट्रांसफर करते हैं, दूसरी जगह पे भेजते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इन इंडस्ट्रीज के अंदर, जैसे कॉटन इंडस्ट्री के अंदर क्या प्रॉब्लम है। जूस टेक्सटाइल के बारे में देखा कहाँ कहाँ पे ये उगती हैं और कहाँ कहाँ हम लोग बात करें इसको लेकर पॉलिसीज बनाई गई हैं। शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में बात की हमने, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में बात की इसमें, ठीक है। और इसके अंदर आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में बात की हमने, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के बारे में बात की, केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में बात की, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में बात की हमने, ठीक है। और भी कई इंडस्ट्रीज के जैसे सीमेंट इंडस्ट्री हुई, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हुई, इनके बारे में बात की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुई, इनके बारे में बात की हमने। फिर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के बारे में बात की, कैसे कैसे ये इफेक्ट कर रहा है हमारी हेल्थ वगैरह को। और फिर अलग अलग थर्मल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। और फिर बाद में इनकी कंट्रोल करने के तरीके के बारे में हमने बात की कि कैसे कैसे करके इनको हम लोग जो अलग अलग इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होते हैं, जैसे नॉइस पॉल्यूशन हुआ या फिर दूसरे पॉल्यूशन हुए, इनको कैसे रोक सकते हैं, तो उसके बारे में बात की। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग अपने इन रिसोर्स को जब इस्तेमाल करते हैं तो फिर इनको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया कुछ नेग्लिजेंट तरीके से या फिर जो हम लोग नहीं होते हैं कि बहुत से लोग कचरा फैला देते हैं, तो फिर हम लोग बात करें ऐसे पॉल्यूशन भी नहीं करनी चाहिए। डे टू डे लाइफ में अपने बच्चों को इंस्पायर करना चाहिए कि भैया पॉल्यूशन मत फैलाओ, क्योंकि पॉल्यूशन एक कोई चीज़ हम लोग एक्ट करते हैं अगर एनवायरनमेंट के अंदर तो वो रेसिप्रोकेट होके हमारे ऊपर ही बाद में पड़ती है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अब रही बात भैया ये लोग जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये सारी चीज़ें क्यों करती हैं, आपको क्या लगता है? तो ये सारी चीज़ें इसलिए करती हैं क्योंकि इनका जो हम लोग बात करें जैसे मछली की, मैंने आपको बताया कि ये करती हैं एनवायरनमेंट में सीधे पॉल्यूशन कर देती है, मतलब पानी फेंक देती हैं अगर, तो ये लोग सोचते हैं कि ये लोग थोड़ा पैसा बचा लेंगे, तो ये आपके पैसा बचाने से जो लाखों जीव जंतु है पानी के अंदर उनको मर रहे हैं। तो एक
पाप इनका इस पाप का भोगीदार कौन होगा? एक मॉडल सॉल्यूशन के तरीके से ही इनको अगर सोचना चाहिए कि भैया अगर आप किसी भी धर्म को बिलॉन्ग करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि हमें मतलब जीवों या प्राणियों को नहीं मारना चाहिए। कोई भी धर्म होता है हमें यही चीज़ सिखाता है कि किसी भी प्राणी को नहीं मारना चाहिए। तो फिर आप लोग जो पॉल्यूशन फेंक रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर, छोटे-छोटे जीवों को आप मार रहे हैं, तो ये कहाँ तक वैलिड है? तो अगर भले ही अगर मान चलिए कि भगवान जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता होगा, तो आपको आप थोड़ा एक ना एक दिन तो आपको जवाब देना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट होता भी है तो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं और आपको भी ध्यान रखना चाहिए अगर क्योंकि फ्यूचर जनरेशन तो आप ही लोग हैं ना, कि आगे चल के आप लोग को ही देखना है, ठीक है? तो आप लोग खुद अगर इन चीज़ों को ध्यान देंगे, तो चीज़ें बहुत अच्छे से होंगी।